हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी सफ़र में आप लोगों का। तो आज हम लोग करने वाले हैं कक्षा 6 का भूगोल, पृथ्वी हमारा आवास। सामाजिक विज्ञान का ये चैप्टर है, हम लोग भूगोल का करने वाले हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि भूगोल में कुल कितने चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि हमारा क्लास का जितना भी नोटिफिकेशन आए सबसे पहले आपको मिले। और हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाएं दोस्तों, इसके पीडीएफ के लिए वहाँ पे भी डेली क्यूज कराया जाता है। अगर आपको चैप्टर वाइज क्यूज करना है तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्लास 6 में कितने कुल चैप्टर होते हैं भूगोल के। तो देखिए फ्रेंड, क्लास 6 में कुल टोटल चैप्टर कितने हैं? टोटल चैप्टर 8 है। हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। सेकेंड चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तीसरा चैप्टर हम लोगों का है पृथ्वी की गतियां। और चौथा चैप्टर है मानचित्र। पांचवा चैप्टर हम लोगों का है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। छठा चैप्टर हम लोगों का है पृथ्वी के प्रमुख स्थल मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि उनका स्थल का रूप। सातवां चैप्टर हम लोगों का है हमारा देश भारत के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और लास्ट और आखिरी चैप्टर है भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी। हम लोगों को भूगोल क्लास 6 का ज्योग्राफी में कुल 8 चैप्टर हम लोगों को कंप्लीट करना है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे। तो चैप्टर 1 हम लोगों का क्या है दोस्तों? सौर मंडल में पृथ्वी। तो चलिए हम लोग अपने प्रथम चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। एक बार जितने विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं सारे क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, मैं आपको कलर बाय कलर नोट्स में बना करके लाया हूं, जिससे आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई कठिनाई नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हम लोगों का 1 है सौर मंडल में पृथ्वी। चैप्टर का नाम आप लोग जान गए। देखिए दोस्तों, चैप्टर का अर्थ पहले हम लोग समझते हैं। यहाँ कहता है सौर मंडल में पृथ्वी। पहले सौर मंडल हम लोग पढ़ेंगे, आखिर सौर मंडल क्या होता है, और उसमें देखेंगे कि हम लोग पृथ्वी जिस पर हम लोग निवास करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ छोटा सा कहानी के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक है। कहानी है कि सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। सूर्यास्त के समय क्या होता है दोस्तों कि आसमान कितना अच्छा लगता है। आसमान में क्या होता है, पहले हम लोगों को एक बिंदु दिखेगा, यानी कि एक सितारा दिखेगा। धीरे धीरे सूर्यास्त पूरा यानी कि अंधेरे की ओर आती जाएगी, रात होती जाएगी, तो क्या होगा कि एक सितारा के बदले दो सितारा, तीन सितारा, उसी प्रकार करते करते विभिन्न सितारा हम लोग के आसमान में दिखता जाएगा। आगे कहता है दोस्तों, संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीली होती है एवं कुछ धुंधले ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। कहने का दोस्तों अर्थ है कि हम लोग अपने आकाश को जब देखते हैं तो आसमान में क्या होता है, छोटा छोटा चमकदार वस्तु आसमान में दिखता है तारा के रूप में। वो क्या होता है, कभी कभी वो भुक भाग जिस तरह बॉल करता है ना, भुक भाग, उसी प्रकार क्या होता है तारा भुक भाग करता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग कहते हैं टिमटिमाना। तारा जो भूख भाग करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग टिमटिमाना कहते हैं, ठीक है। और एक तारा नहीं, विभिन्न प्रकार का तारा होता है, उसका समूह होता है, वो सारे तारे क्या करते हैं, टिमटिमाते हैं।
आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे कहता है कि लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है, अन्य से दोस्तों अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहित के चंद्रमा के समान चमकते हैं। देखिए, कुछ क्या होता है तारा की टिमटिमाता है, लेकिन कुछ क्या होता है टिमटिमाता नहीं है। तो वो क्या होता है दोस्तों, वो हमारे चांद के जैसा क्या करता है, यानी कि चांद, यानी कि वो चंद्रमा के बिल्कुल समान क्या होता है दोस्तों, वो चमकता है। ठीक है, आइए हम लोग अपने अगले प्राव की ओर पहुंचते हैं। आगे कहता है दोस्तों, ये जो मैं जितना यहाँ लाइन बाय लाइन में यहाँ से मार्क कर दिया हूँ दोस्तों, ये देखिए ये मार्क मैं कर दिया हूँ ना, ये क्या कीजिएगा, ये आप लोग का नोट है, यही नोट पैड में आप लोग नोट बनाइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ लग रहा हो कि और भी किन्हीं बातों को मैं नोट डाउन करूँ, तो आप क्या कीजिएगा, उसे भी आप लोग नोटबुक में अपने लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने अगले पैराग्राफ में चलते हैं। आगे कहता है, इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग दिन प्रतिदिन को दिन आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, इन चमकीली वस्तुओं यानी कि तारों के साथ हम लोग क्या करते हैं, रोज अपने जिंदगी के रोजमर्रा जिंदगी में चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थिति में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा रात क्या कहलाता है, पूर्णिमा कहलाता है। कहने का दोस्तों अर्थ है कि चंद्रमा जब पूरा हम लोग को दिखता है, चंद्रमा दोस्तों हम लोगों को जब पूरा गोल दिखाई देता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। उसको हम लोग दोस्तों पूर्णिमा कहते हैं। और कहता है कि 15 दिन के बाद आप इन्हें नहीं देख सकते हैं। 15 दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, जैसे कि 1 महीना में 30 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, 1 महीना में 30 दिन होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 15 दिन के बाद इसे नहीं देख पाते हैं। ठीक है, यानी कि 15, 1 महीना +15 +15 30 दिन होता है। तो 15 दिन हम लोग देख पाते हैं, जब 30 दिन का हो जाता है तो इसे देखते हैं, अगर जब 15 दिन का हो जाता है तो नहीं देखते हैं। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। यानी कि कहने का यहाँ एक ही अर्थ है दोस्तों कि पूरा चांद हम लोग 30 दिन के बाद देखते हैं, और आधे महीने में यानी कि 15 दिन में हम लोग क्या देखते हैं, इसका आधा चांद का टुकड़ा देखते हैं। इस प्रकार देखिए, मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। इस प्रकार हम लोग इसका आधा टुकड़ा देखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम लोग अमावस्या कहते हैं। ऐसी रात में अगर आप आसमान अगर आप साफ आसमान को देखते हैं, तो अगर आप लोग क्या कीजिए कि ऐसे ही रात में देखिएगा, तो आसमान का अवलोकन क्या होगा, अच्छी तरह आपको दिखेगा। आगे दोस्तों कहता है कि क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं। आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि दिन के समय क्या होता है कि ये वस्तुओं को हम लोग नहीं देख पाते हैं। क्या कोई मुझे कमेंट में बता सकता है कि दिन में आप लोग कभी भी तारा देखे हैं, यस या नो। अगर देखे हैं तो यस लिखिए, नहीं देखे हैं तो नो लिखिए। तो क्या होता है दोस्तों, दिन के समय हम लोग चमकीली वस्तुएं जो होती है आकाश में, वो हम लोगों को नहीं दिखता है। आइए हम लोग इसका कारण जानते हैं, आखिर क्यों नहीं दिखता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। देखिए दोस्तों, कहता है कि सूर्य का प्रकाश इतना अधिक होता है, उसका प्रकाश इतना अधिक होता है कि हम लोग रात के समय ही सिर्फ उन वस्तुओं को देख सकते हैं, क्योंकि रात के समय सूर्य का प्रकाश होता नहीं है,
और दिन के समय सूर्य का प्रकाश होता है, इसलिए हम उन वस्तुओं को नहीं देख सकते। उसका प्रकाश दोस्तों बहुत ही अत्यधिक तीव्र हो जाता है। ओके फ्रेंड, आइए हम लोग अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। आगे का पॉइंट आप लोग देखिए दोस्तों, जितना भी मैं कलर कर दिया हूं ना, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे का पॉइंट है सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाता है। देखिए दोस्तों, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग खगोलीय पिंड के नाम से जानते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे है इसमें, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होते हैं, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ कहता है क्या कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले होते हैं तथा गर्म होते हैं। ये खगोलीय पिंड क्या चीज से बने होते हैं? ये गैस यानी कि विभिन्न गैसों से बने होते हैं, लेकिन इनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है दोस्तों। ये क्या करते हैं कि सूर्य के प्रकाश की सहायता से ये अपने आप में ऊर्जा उत्सर्जन करके चमकते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, इन खगोलीय पिंड को जो चमकते हैं आसमान में, उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग तारा कहते हैं। आप लोग से कोई पूछेगा कि आखिर बताओ तारा किसे कहते हैं, तारा किसे कहते हैं, तो आप लोग बताइएगा कि खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा कुछ गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होते हैं। वे अत्यधिक क्या करते हैं? बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम लोग क्या कहते हैं? तारा कहते हैं। आगे है दोस्तों कि एक पॉइंट है छोटा सा, सूर्य भी एक तारा है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि सूर्य भी एक क्या है? एक तारा है, क्योंकि सूर्य भी क्या कहता है? वो तारों की जैसा ही चमकता है। ओके फ्रेंड, ये देखिए दोस्तों, ये आपके एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट है नहीं, ये सिर्फ पढ़ने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग सिर्फ पढ़ सकते हैं एंजॉय के लिए। चलिए हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। आगे इसमें दोस्तों क्या कहता है? आगे कहता है इसमें कि रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर हैं। होने के कारण दूर होने के कारण क्या होता है दोस्तों? उनके पास उष्मा प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। कहने का दोस्तों यहाँ पे अर्थ है कि रात के समय चमकने वाले जितने भी तारे और सूर्य हैं, वो क्या है? वो समान ही तरह के चमकते हैं, यानी कि एक ही प्रकाश है उसमें। लेकिन वो क्या होता है कि उसके पास यानी कि सूर्य और तारे के पास प्रकाश तो है, लेकिन वो हम लोगों से इतना ज्यादा दूर है, इतना ज्यादा दूर है, ताकि हम उसके प्रकाश को हम लोग क्या करते? महसूस ही नहीं कर पाते। महसूस ही नहीं कर पाते दोस्तों। तो वो क्या दिखता है? हम लोगों का एक बॉल के जैसा पीला चमकीला बॉल दिखता है। अगर हम लोग सूर्य के सामने चले जाएंगे तो जलकर भस्म हो जाएंगे। वो इतना ज्यादा गर्म गोला है दोस्तों कि उसका वर्णन करना जो है ना, अत्यंत ही बहुत कठिन है, ठीक है। आगे दोस्तों कहता है कि आपने अवश्य देखा, ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना अधिक छोटा दिखता है। कहने का दोस्तों अर्थ है कि देखिए, आसमान में हम लोग हवाई जहाज देखते हैं, तो वो हवाई जहाज कितना अधिक छोटा दिखता है। बहुत छोटा लगता है कि कुछ एक पॉइंट के टाइप का दिखता है। देखिए, इस पॉइंट की तरह वो दिखता है, लेकिन वो जब धरती पे आता है तो हवाई जहाज कितना बड़ा अत्यधिक विशाल दिखता है ना। ऐसा दोस्तों वो इसलिए दिखते हैं क्योंकि
जो वस्तु हम लोगों से जितना दूर रहेगा वो उसका आकार उतना ही छोटा होता जाएगा। सूर्य क्या है, हम लोगों से बहुत अधिक दूर है। चंद्रमा भी हम लोगों से बहुत अधिक दूर है। और तारे भी क्या है, वो हमसे बहुत ही अत्यधिक दूर हैं। इसलिए वो क्या करते हैं दोस्तों, वो बहुत अधिक छोटे दिखाई पड़ते हैं। आगे दोस्तों इसमें है, रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, आप आसमान की ओर अपनी सिर अगर देखिएगा तो क्या होता है, एक आकार, मान के रखिए कि आप लोगों ने बचपन में एक गेम खेला होगा, बिंदु टाइप का गेम खेला होगा। इस तरीका से देखिए, बिंदु टाइप का गेम खेला होगा। ठीक इसी प्रकार आसमान में क्या होता है कि विभिन्न प्रकार का तारा होता है बिंदु के आकार का। अगर किन्हीं बिंदु को लाइन की सहायता से जोड़िएगा, देखिए इस प्रकार अगर जोड़ दीजिएगा, ये देखिए दोस्तों, कुछ न कुछ इसका आकार आखिर निश्चित आकार तो है ही। ठीक इसी प्रकार आसमान में भी होता है। तो इसी आकार को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी आकार को हम लोग नक्षत्र मंडल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको नक्षत्र मंडल समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, इसी का एक भाग होता है, इसी का एक भाग क्या होता है, अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी में कहता है कि बहुत बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल हैं। जैसे हो गया सप्तऋषि, हो गया सप्तऋषि का दोस्तों अर्थ होता है सप्त यानी कि सात, और ऋषि का मतलब होता है सप्त यानी कि 7 तारों का एक समूह। यह 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। यहाँ पे अर्सा मेजर जो दिया गया है, अर्सा मेजर बोलिए या बिग बियर बोलिए, दोनों एक ही दोस्तों। अभी मैंने आपको एक बिंदु यानी कि पॉइंट के माध्यम से इस प्रकार मैं आपको समझाया था ना, इस प्रकार मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बना करके समझाया था ना, मैं समझाया था। इसी का एक भाग है अर्सा मेजर, या इसी को बिग बियर कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, 7 तारों का एक समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे इसमें कहता है कि अपने परिवार या पड़ोसी के किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों, नक्षत्र को दिखाए। ये एक पॉइंट दिया गया है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसमें बोलता है कि किसी बड़े की सहायता से तारों और ग्रहों का नक्षत्र मंडल जो होता है उसको दिखाने के लिए कहा जाता है इसमें। आगे दोस्तों इसमें कहता है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ है कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोगों के पास घड़ी नहीं थी, जिससे क्या होता था कि उनको दिशा का निर्धारण किस प्रकार वो करे कि कौन उत्तर है, कौन दक्षिण है, कौन पूर्व है, कौन पश्चिम है। इसका निर्धारण किस प्रकार होता था दोस्तों, तो वो क्या करते थे, तारों की सहायता से वो दिशा का निर्धारण करते थे कि इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पश्चिम है, इधर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, इस प्रकार है। यानी कि वो तारों की सहायता से क्या करते थे दोस्तों, दिशा का निर्धारण करते थे। ठीक उसी प्रकार का एक तारा आता है, एक तारा आता है जिसका नाम आइए बताता हूं मैं। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। ध्रुव तारा इस तारा का नाम है। ये तारा क्या होता है दोस्तों, हमेशा क्या करता है, उत्तर दिशा की ओर डिनोट करता है। ये जो ध्रुव तारा है ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर अपना आकार जो होता है उत्तर दिशा की ओर ही रहता है। ठीक है, आगे इसमें कहता है दोस्तों कि
हम हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। देखिए दोस्तों, ये एक पॉइंट दिया गया है, एग्जाम के व्यू से कोई इम्पोर्टेंट है नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है मैं उसमें मार्क करके ला दिया हूँ, इसलिए घबराएं नहीं। देखिए दोस्तों, आगे है हम लोग ग्रह के बारे में जानते हैं कि आखिर ग्रह किसे कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं उष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाशित होते हैं। ये पिंड क्या कहलाते हैं? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम लोग ग्रह कहते हैं। सिंपल पॉइंट में इसको समझा जाए तो कुछ खगोलीय पिंड के क्या होता है कि उसके पास अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होता है। वे क्या करते हैं? तारों की प्रकाश से क्या होता है? प्रकाशित स्रोत यानी कि उससे ऊर्जा लेते हैं, तो वे क्या करते हैं? चमकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ग्रह, जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। कहता है दोस्तों कि कहता है दोस्तों यहाँ पे कि पृथ्वी भी एक ग्रह है। जाहिर सी बात है, पृथ्वी क्या होता है दोस्तों? ये एक ग्रह है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। हाँ, कहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था? भ्रमण अर्थात चारों ओर घूमने वाला। पृथ्वी, जिस पर हम रहते हैं, एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। कहने का अर्थ दोस्तों यहाँ ये है कि पृथ्वी को हम लोग चंद्रमा से अगर देखेंगे तो पृथ्वी कैसी दिखेगी? चंद्रमा की तरह गोल, लगेगा कितना नजदीक आ रहा है हम लोगों का पृथ्वी। और अगर हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा की ओर देखेंगे तो लगता है कि चंद्रमा कितना पास है। एकदम पूरा लगता है कि आकार तरबूजाकार के जैसा, एकदम बिल्कुल गोल ऐसा लगता है दोस्तों। ठीक इसी प्रकार यहाँ बताया जा रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक पॉइंट दिया गया है, आइए देखते हैं वो पॉइंट को हम लोग। देखिए, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस, यानी कि जिसको अरुण बोलते हैं, के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। टू द पॉइंट, एक नोट करने वाली पॉइंट है कि ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के क्या है? चारों ओर छल्ले हैं। मैं डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं। मान के रखिए, ये बृहस्पति, शनि और यूरेनस है, ठीक है। इसके चारों ओर क्या है दोस्तों? छल्ले हैं। देखिए, देखिए इसी प्रकार ये क्या है? चारों ओर छल्ले हैं। देखिए, चारों ओर छल्ले हैं दोस्तों। यही छल्ले क्या कहते हैं कि चारों ओर छल्ले हैं। ये क्या है दोस्तों? असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बने हैं। पृथ्वी से इन छल्लों से शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से हम लोग क्या करते हैं? देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट जो दिया गया है, देखिए
यहाँ से लेकर पूरा ये बनाया गया, ये हम लोग का सौर मंडल है। देखिए ये हम लोगों का सौर मंडल है। मैं क्या करूंगा, आपको जब मैं क्लास का क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवाऊंगा तब इसके बारे में डिटेल से मैं पढ़ाऊंगा। देखिए दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ दिया है, लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, आपको मैं पीडीएफ के तौर पे मैं आपको ना पूरा मैं डिटेल से वहाँ पे लाऊंगा। देखिए दोस्तों किस प्रकार है ये, इसमें क्या दिया गया है, इसमें यही दिया गया है कि पहला हम लोग का जितना 8 ग्रह है वो उसके बारे में दिया गया कि सूर्य का परिक्रमा वो कितने दिन में करते हैं और वो अपने दूरी पे यानी कि अपने ही अक्ष पर वो कितना दिन में वो घूमते हैं। इसी प्रकार का इसमें बताया गया है दोस्तों। देखिए इसमें बताया गया है ये हम लोगों का सौर मंडल है। इसमें सबसे पहले बुध आता है, उसके बाद हम लोगों का मंगल ग्रह आता है, फिर हम लोगों का पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद हम लोगों का ग्रह आता है मंगल आता है, सॉरी पहला हम लोग का बुध आता है, फिर शुक्र आता है, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये हम लोग के ग्रह आते हैं। मैं ये चार्ट का जो डायग्राम है दोस्तों, मैं क्या करूँगा, आपको अगली क्लास जब करवाऊँगा इसका क्वेश्चन आंसर मैं जब करवाऊँगा तो मैं क्या करूँगा, इसका पहले मैं डिटेल से मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊँगा। घबराएं नहीं दोस्तों, हम लोग अपने चैप्टर में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है? वो मैं आपको अगले क्लास में करवाऊँगा। चलिए हम लोग पहले टू द पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है? आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आपके एग्जाम में आएगा कि चंद्रमा क्या है, तो बोलिएगा चंद्रमा एक क्या है, उपग्रह है। ठीक है दोस्तों, बोलिएगा चंद्रमा एक उपग्रह है। यह पृथ्वी, यह हमारी पृथ्वी का सहचर तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश ऊष्मा प्राप्त करते हैं, उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। देखिए दोस्तों, हम लोगों का एक ग्रह पृथ्वी है, पृथ्वी के अलावा भी हम लोगों का कितना ग्रह है, 7 ग्रह है। यानी कि हम लोग इसमें पृथ्वी को अगर ऐड कर देते हैं तो कुल हम लोग का ग्रह का संख्या कितना, 8 ग्रह हम लोग का हो जाता है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो आप लोग बताइएगा कि ग्रहों की संख्या 8 है। आगे देखिए है दोस्तों, हम लोगों का आगे का टॉपिक सौर मंडल। अब हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल के बारे में क्या कहता है कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर मंडल परिवार नाम दिया जाता है, जिसका मुखिया सूर्य होता है। देखिए दोस्तों, बोलेगा एक आपके एग्जाम में कि सौर मंडल का मुखिया कौन होता है, तो आप लोग बोलिएगा सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। और सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है, तो सौर मंडल का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर क्या करते हैं दोस्तों, सूर्य मंडल का यानी कि सौर मंडल का क्या करते हैं, ये निर्माण करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग का पॉइंट है दोस्तों, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में सौल सूर्य देवता को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सौर का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल, सोलर सिस्टम कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखे। यहाँ देखिए दोस्तों, बताया गया कि सौर का अर्थ हो जाता है दोस्तों, हम लोग का पौराणिक जो कहानियां होती थी, रोमन कहानियां, उसमें सोल यानी कि सूर्य होता है दोस्तों। देखिए इस प्रकार सूर्य लिखा जाता है, तो उसमें सूर्य से क्या निकलता है, हम लोग का सौल निकलता है। ठीक है, देखिए सूर्य से क्या निकलता है, सौल निकलता है। तो सौल का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य देवता। ठीक है, सूर्य सौल देवता, इसी सौल शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित। उसी को हम लोग पौराणिक कहानियों में सुनते आ रहे हैं। आइए हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हम लोग पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। पृथ्वी का देखिए दोस्तों,
सूर्य के बारे में हम लोग अब पढ़ेंगे। सौर मंडल के बारे में पढ़ लिए, अब हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। कहता है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत अधिक दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। समझिए ध्यान से दोस्तों। कहता है कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है। क्या है दोस्तों? ये बहुत बड़ा है और ये गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इतना अधिक है कि क्या करता है, ये 8 ग्रहों को, इस प्रकार सौर मंडल हम लोगों का है दोस्तों, ये क्या करता है दोस्तों, 8 ग्रहों को क्या करता है, इस सूर्य, ठीक है, 8 ग्रहों को क्या करता है, ये बांधे रखता है। ठीक है, 8 ग्रहों को क्या करता है, ये बांधे रखता है और इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को हम लोग महसूस नहीं कर सकते। इसका कारण मैंने बताया था कि ये क्या है, ये हम लोगों से बहुत अधिक ज्यादा दूर है, इसलिए हम लोग इसका अधिक ऊष्मा क्या करते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। कुछ ही ऊष्मा महसूस कर पाते हैं, जिससे हम लोग क्या कर लगता है, हम लोग को गर्मी लगता है। सूर्य हमसे कितना अधिक दूर है? सूर्य जो पृथ्वी से दूर है वो 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना दूर है दोस्तों? 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है सूर्य पृथ्वी से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग पहले शब्द के बारे में जानते हैं कुछ डिटेल से। देखिए दोस्तों, यहाँ एक शब्द का नाम है, नाम क्या है, एक यहाँ शब्द का नाम है जियोग्राफी। एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्राफी भाषा से लिया गया है, यानी कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। जीई यानी कि जीई शब्द का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का ग्राफी, और ग्राफिंग का अर्थ होता है लिखना, यानी कि पृथ्वी के बारे में क्या होता है दोस्तों, लिखना। ठीक उसी प्रकार का ये कुछ शब्द दिया गया है। देखिए दोस्तों, शब्दकोश आता है, जानना इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट, देखिए ये सब मैं कलर करके मैं आपको जो बता दिया हूँ ना, ये सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, घबराए नहीं, बिल्कुल मैं सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रह के बारे में। हम लोगों ने सौर मंडल देख लिया, सौर मंडल में हम लोगों ने सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है, उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग छोटा छोटा ग्रह के बारे में देखेंगे। हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं सूर्य के दूरी के अनुसार। देखिए हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य के दूरी के अनुसार कौन कौन है? पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। यह ग्रह हम लोग का सीरियल ग्रह है दोस्तों, सीरियली में ये ग्रह आते हैं। ये देखिए ग्रहों के नाम इंग्लिश में दिए गए हैं। जिनको इंग्लिश में याद करना है तो वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जिनको हिंदी में याद करना है वो हिंदी में कर सकते हैं, घबराएं नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए हम लोग अपने आगे पड़ाव में पहुंचते हैं। आगे है दोस्तों, सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार फैले हुए हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। सौर मंडल का जो 8 ग्रह है दोस्तों, देखिए इस प्रकार हम लोग का सौर मंडल है, उसमें जो 8 ग्रह है वो क्या है, दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का अर्थ होता है दोस्तों दूरी ज्यादा है। देखिए मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। मान के रखिए ये है, बहुत अधिक दूर है, ये जो दूरी है ना दोस्तों, ये जो दूरी, इसी को हम लोग दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्ताकार। यही दूरी इतना अधिक है कि इसे हम लोग दीर्घ वृत्ताकार के नाम से जानते हैं। देखिए यहाँ का दीर्घ वृत्ताकार है, ये क्या है, अपनी कक्षाओं से दीर्घ वृत्ताकार है, और ये क्या कहलाते हैं, ये कक्षा कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? इसी को हम लोग दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। देखिए ये क्या है, ये सूर्य का वृत्त है, ये बुध का वृत्त है। देखिए कितना दूर, ज्यादा दूर है सबका। मैं छोटा बनाया हूँ, वहां पे बहुत अधिक दूर है, अपना हम लोग का अंतरिक्ष में बहुत ज्यादा दूर है।
यही जो पार्ट है ना, यहाँ का पार्ट, मैं दूसरे कलर से मैं इसको दिखाता हूँ। ये जो पार्ट दिया इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दीर्घ वृत्ताकार। ये जो दूरी दिया गया है बीच का दूरी को हम लोग दीर्घ वृत्ताकार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन यानी कि 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। सूर्य देखिए दोस्तों, बुध बुध क्या है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। ठीक है, ये अपना पूरा चक्कर एक चक्कर लगाने में कितना, यानी कि सूर्य का एक चक्कर लगाने में वो 88 दिन का समय लेता है। ठीक है, ओह ये डाउट क्लियर हो गया। और इसी में एक पॉइंट दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि दोस्तों यहां से पढ़िएगा, सूर्य यानी कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति जो है वो पृथ्वी के समान ही है। आपके एग्जाम में पूछेगा कि दोस्तों कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह कौन है, तो क्या बोलिएगा, शुक्र। शुक्र क्या है दोस्तों, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है उसे। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो घबराए नहीं, मैं फिर से समझाता हूँ। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति क्या है, वो बिल्कुल पृथ्वी के समान ही है। आगे कहता है दोस्तों इसमें, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2026 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी सिरल तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। देखिए अगस्त 2026, कितना, अगस्त 2026 में, एक मिनट, 26 नहीं, अगस्त 2006, 26 तो अभी आने वाला है। अगस्त 2000 कितना दोस्तों, अगस्त 2006 में क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ अर्थ था दोस्तों, पूरा देश से विभिन्न प्रकार का वैज्ञानिक एक सम्मेलन में आए और उन्होंने एक फैसला लिया कि प्लेटो को और एक ग्रह है सीरस, प्लेटो और सीरस को बौने ग्रह के श्रेणी में रखा जाए। किसको, प्लेटो और सीरस को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा जाए। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या करता था दोस्तों, ये उछल पुछल का काम करता था। यानी क्या करता था, कभी इस ग्रह से उस ग्रह की ओर चल जाता था, कभी यहाँ से वहां, यानी कुदक बुदक करता था। एक बिल्कुल बच्चे की तरह इसका क्या था, इसका काम था, कभी यहाँ से वहां चले जाता था। इसलिए इसको हम लोग क्या कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में से बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ओके फ्रेंड, आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आगे यहाँ बताया गया है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्र थे। यानी कि आर्यभट्ट एक साइंटिस्ट थे जो कि पहले जमाना में क्या करते थे, वो खगोल शास्त्र थे, यानी कि वो भूगोल के जाने माने ज्ञाता थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकता है। देखिए आर्यभट्ट जो हम लोग का साइंटिस्ट थे, जो भूगोल के वेता थे, यानी कि भूगोल को लिखने वाले, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि सूर्य और चंद्रमा जो है, आर्यभट्ट ने पहले ही कह दिया था कि जितने भी तारा और चांद है, तारा हो गया, चांद हो गया, चंद्रमा हो गया, ये क्या करते हैं, ये सूर्य की सहायता से अपना प्रकाश अर्जित करते हैं और पूरी पृथ्वी पर क्या करते हैं, प्रकाशित करते हैं। ठीक है दोस्तों, आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय विद ब्रह्मांडों के रहस्य को खोजने के लिए अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। कहने का दोस्तों अर्थ यह हुआ कि आजकल जितने भी साइंटिस्ट हैं, ये यही प्रयास कर रहे हैं कि खगोलीय यानी कि पृथ्वी के बारे में, आकाशगंगा के बारे में और विभिन्न प्रकार के नक्षत्र के बारे में वो पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं।
देखिए हम लोग का आगे का टॉपिक है, बहुत ही वीवीआई है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आपके एग्जाम के व्यू से। देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी के बारे में हम लोग डिटेल से पहले पढ़ेंगे। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यह कारण है कि इसके आकार को भू आव कहा जाता है। भू आव का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। कहने का दोस्तों यहाँ अर्थ हुआ कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है। पहला नंबर पर हम लोगों का सूर्य के दूरी के अनुसार आता है, पहला आता है बुध, दूसरा हम लोगों का आता है क्या, दूसरा हम लोगों का शुक्र आता है, और तीसरा हम लोगों का पृथ्वी आता है। यह आकार में क्या है दोस्तों, आकार में सबसे पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी, यही कारण है कि इसे भू अवाक कहा गया है। देखिए दोस्तों ध्रुवों का मतलब होता है, मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए ये हम लोग का ध्रुव पॉइंट है। क्या है दोस्तों, ये ध्रुव पॉइंट है। पृथ्वी क्या बोलता है कि ध्रुवों के पास थोड़ा चपटी है। देखिए ये चपटी है, यहाँ ये ध्रुवों के पास है दोस्तों, क्या है, थोड़ी चपटी है। ठीक यहाँ पे बताया गया है कि क्या है, ध्रुवों के पास चपटी है, यही कारण है कि इसे हम लोग भू अभाव या भू अभाव का अर्थ है पृथ्वी के समान, यानी कि भू अभाव कहते हैं इसको। आगे का हम लोग का है कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी ना तो अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवित के लिए आवश्यक गैस जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। देखिए दोस्तों पृथ्वी पर एकमात्र यानी कि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह पृथ्वी है जिसपे जीवन क्या है, वो अनुकूल परिस्थिति में संभव है। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है जिसपे कि जीवन यापन करना कठिन है। यानी कि सारे ग्रह पर जीवन यापन करना अत्यंत ही कठिन है। सभी ग्रह, सिर्फ एक पृथ्वी है जिसपे जीवन यापन करना कठिन नहीं है, क्योंकि पृथ्वी पर सभी संसाधन क्या होते हैं, सीमित मात्रा में हम लोग का उपलब्ध है। जैसे ऑक्सीजन हो गया, रहने के लिए आवास हो गया, सौर मंडल हो गया, और विभिन्न प्रकार का क्षेत्र हो गया, सभी क्या है, हम लोगों के पास विभिन्न मात्रा में उपलब्ध है। इसलिए पृथ्वी पर जीवन यापन करना बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए दोस्तों आगे कहता है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी होती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों कभी आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष से अगर इसे देखते हैं पृथ्वी को, तो क्या है, ये 2/3 पानी से भरा हुआ है। क्योंकि पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में क्या है दोस्तों, पानी है, इसलिए ये अधिक मात्रा क्या है, पानी से भरा हुआ है। आइए हम लोग अब किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा कहता है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जो चंद्रमा है। हमारी पृथ्वी का उपग्रह का क्या नाम है दोस्तों, चंद्रमा है। इसका ब्याज लगभग पृथ्वी के ब्याज का केवल 1/4 है। इसका इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमसे यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा को दूरियों की तुलना कर सकते हैं। देखिए दोस्तों चंद्रमा हम लोगों से कितना दूर है, एक बार सारे विद्यार्थी कमेंट में बताएंगे कि चंद्रमा हम लोगों से कितना दूर है। तो दोस्तों चंद्रमा कितना दूर है, 3,84,400 किलोमीटर दूर पृथ्वी से चंद्रमा है। और देखिए दोस्तों पृथ्वी का व्यास आप लोग नोट कीजिएगा, पृथ्वी का व्यास कितना है दोस्तों, 12 लाख
12 लाख नहीं दोस्तों, कितना है, 1 मिनट रुकिए। हाँ लिखिए, पृथ्वी का व्यास कितना है, 12,742 किलोमीटर पृथ्वी का क्या है, ब्याज है। और चंद्रमा का ब्याज आप लोग नोट कीजिएगा, चंद्रमा का ब्याज कितना है, 3,04,84.8 किलोमीटर। एक मिनट दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो रहा है, इतना भी। हाँ लिखिएगा, लिखिएगा पृथ्वी का ब्याज कितना, लिखिएगा पृथ्वी का लिखिएगा कितना, 12,742 किलोमीटर। चंद्रमा का लिखिएगा दोस्तों 3,474.8 किलोमीटर। 3,474.8 किलोमीटर चंद्रमा का ब्याज है, और पृथ्वी का ब्याज कितना है, 12,742 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग अपने पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये यही बताया गया कि, देखिए दोस्तों ये क्या है, नोट वाला पॉइंट है, इसके आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर चले जाते हैं। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। आई होप दोस्तों ये समझ में आ गया, ये पॉइंट सिर्फ नोट करने वाला पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एक और बात कहा गया है, रोचक तथ्य है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर आया है। यानी कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले वो व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा। ये कब रखा दोस्तों, 21 जुलाई 1969 ईस्वी को इन्होंने ये कार्य किया। देखिए दोस्तों, अब हम लोग समझते हैं उपग्रह और मानव निर्मित उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं दोस्तों, यह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों कि यह उसी प्रकार चक्र लगाता है जो कि जिस प्रकार ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य का, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, उपग्रह चक्कर लगाते हैं। और मानव निर्मित उपग्रह यह एक कृत्रिम उपग्रह है जो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है, जिसमें उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम से किए गए जाते हैं। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षाओं में स्थापित कर दिया जाता है। अभी तक कौन कौन सा उपग्रह मानव निर्मित द्वारा गया है दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम लोग अब ग्रह के नाम जानते हैं, मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से अंतरिक्ष में भेजा गया। पहला है इनसेट, दूसरा है IRS, तीसरा है एडुसेट इत्यादि ग्रह क्या है अभी तक अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, पहले मैं चंद्रमा का दर्शन कराता हूँ। ये हम लोगों का हुआ प्यारा चांद, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये कक्षा में है, मानव निर्मित द्वारा उपग्रह है जो कि रॉकेट के माध्यम से देखिए भेजा गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ उपग्रह है। कहता है दोस्तों कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने समय में ही यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसकी परिणाम स्वरूप पृथ्वी हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है।
कहने का दोस्तों यहाँ अर्थ हुआ कि चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर यानी कि एक पूरा चक्कर लगाने में वह कितने दिन का समय लेता है? वह 27 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और इतने ही समय में क्या होता है दोस्तों, वो अपने अक्ष में ही क्या करता है, परिभ्रमण करता यानी कि चक्कर लगा देता है। ठीक है दोस्तों, वो क्या करता है, चक्कर लगाता है। और चंद्रमा का केवल एक ही भाग हमें दिखाई पड़ता है, जो कि हम लोगों का क्या कहलाता है दोस्तों, अमावस्या कहलाता है। आगे यहाँ पे है, चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर क्या है दोस्तों, पर्वत है, मैदानी है, गड्ढे हैं, जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इसकी छाया दिखती है। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि चंद्रमा पर जीवन यापन करना अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि चंद्रमा पे पर्याप्त मात्रा में कुछ भी नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ नहीं है। वहाँ पे क्या है दोस्तों, सतह पे पर्वत है, मैदान है, बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये गड्ढे कब दिखाई पड़ते हैं? पूर्णिमा के समय जब आप आकाश में चंद्रमा को देखिएगा, तब क्या होता है दोस्तों कि तब ये आपको गड्ढे छाया के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या है दोस्तों, आइए देखते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य संख्या में छोटे छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यानी कि तारा, ग्रह, उपग्रह और अन्य पिंडों के अलावा भी दोस्तों क्या होता है, छोटे छोटे कंकड़, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, कंकड़ हो गया, ढेला वगैरह हो गया, ये सब क्या करते हैं दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्षुद्र ग्रह का एक डायग्राम दिया गया है। कहता है दोस्तों, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। चित्र 1.2 देखना है दोस्तों। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों में टूट गए हैं। देखिए दोस्तों, कहने का यहाँ अर्थ होता है कि वैज्ञानिक के अनुसार क्या होता है कि क्षुद्र ग्रह का भी क्या था, अपना एक ग्रह था, यानी कि अपना एक कक्ष था, जो क्या था कि ग्रह के ही कुछ भाग थे। ठीक है दोस्तों, जो कि बहुत वर्ष पहले क्या विस्फोट के कारण ग्रहों से क्या टकरा के वो टूटकर अलग हो गए और ये क्षुद्र ग्रह के श्रेणी में आ गए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, उल्का पिंड के बारे में। उल्का पिंड कहता है दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। यानी कि सूर्य के जब चारों ओर छोटे छोटे जो पत्थर, जो टुकड़ा जो चारों ओर सूर्य का चक्कर लगाता है, उसे हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इसकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्सर्जित होती है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। कहने का दोस्तों अर्थ है कि कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के नजदीक कोई उल्का पिंड आ जाता है, वह इतना अधिक गर्म होता है कि वायु के घर्षण से उसमें अधिक विस्फोट यानी कि आग उसमें उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो पृथ्वी पर जाते जाते एक गोला का आकार ले लेता है और जाके क्या होता है, धरातल पर क्या करता है दोस्तों, गड्ढे कर देता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी कुछ कुछ ऐसा भी उल्का पिंड पृथ्वी पर गिर जाता है जो कि आग तो उसमें जलता नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, धरातल पर वो भी आकर गड्ढे कर देता है। देखिए दोस्तों, आगे कहता है कि क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक और से दूसरे और तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरफ एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का समूह
यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आसमान में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गर्म गैसों का एक प्रणाल है। क्या है दोस्तों? ये लाखों बादलों तथा गैसों का एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करता है। आई होप दोस्तों, देखिए हम लोग पहले समझते, आइए पहले हम लोग समझेंगे। कहता है दोस्तों कि खुले आसमान में एक और से दूसरे और तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी एक होती है, जो क्या होता है, अत्यधिक चमकदार होती है। ये क्या होती है? लाखों ताराओं का एक समूह होता है। ये लाखों तारों का जो समूह होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग आकाश गंगा कहते हैं। देखिए दोस्तों, यही समूह जब मिल मिल जाता है, बहुत सारा समूह जब आकाश गंगा मिल जाता है, तो ये क्या चीज का निर्माण करता है? ये हम लोग का ब्रह्मांड का निर्माण करता है। ब्रह्मांड की क्या होता है? विशालता कल्पना करना अत्यंत ही कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार में संबंध हमें कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक वैज्ञानिक क्या हुआ इसका पता लगा नहीं पाया कि आखिर ब्रह्मांड कितना बड़ा है। देखिए दोस्तों, चैप्टर हम लोगों का यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्लास में क्या करेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए 1 2, ये हो गया हम लोग का 3। और देखिए दोस्तों, ये हम लोग का सौर मंडल क्या चर्चा करेंगे, इस सब के बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और देखिए देखिए दोस्तों, इतना ही है। ये सौर मंडल का चित्र है, इस ये सब भी पढ़ेंगे हम लोग, घबराए नहीं दोस्तों। हम लोग का ये जो क्लास होगा दोस्तों, ये अगले बार होगा। क्या होगा? अगले क्लास में मैं ये सब का क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा कर लाऊंगा। और मैं जो एक वादा किया था, ये वाला मैं करवा के लाऊंगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, कि मैं बोला था ना कि आपको डायग्राम के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, ये वाला, ये जो है सौर मंडल का चित्र है, मैं ये एक डायग्राम बना दूंगा। उसके बाद जो ये इम्पोर्टेंट चीज जो लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, मैं आपको ये सारा चीज मैं समझा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप लोग एगो चीज नोट कीजिएगा। आप लोग नोट कीजिए कि चंद्र, ये जो सूर्य ग्रहण होता है वो कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये आप लोग नोट कीजिए। लिखिए, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। जब क्या होता है दोस्तों? जब अर्थ, ई फॉर अर्थ और एस फॉर सन के बीच में क्या आ जाता है? हम लोग का मून, हम लोग का मून आ जाता है, तब क्या लगता है दोस्तों? तब हम लोगों का लगता है सूर्य ग्रहण। ठीक है। और देखिए, जब पृथ्वी यानी कि अर्थ और सन और मून एक सीधी कतार में जब आ जाता है, तब हम लोग का क्या लगता है दोस्तों? तब हम लोगों का लगता है चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में क्या होता है? चंद्रमा आ जाता है। देखिए दोस्तों, ये डायग्राम गलत बन गया। फिर से मैं बताता हूँ, डायग्राम गलत बन गया, इसलिए कंफ्यूज हो गए थे आप सब। देखिए देखिए दोस्तों, ये हम लोग का हो गया अर्थ और ये हम लोग का हो गया सन। जब इन दोनों के बीच में, इनके बीच में जब मून आ जाएगा, तो क्या लगेगा दोस्तों? सूर्य ग्रहण लगेगा। क्या लगेगा? ये हम लोग का सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब अर्थ और सन और मून तीनों एक ही कतार में होगा, तो कौन सा लगेगा? तब लगेगा चंद्र ग्रहण। तब क्या लगेगा दोस्तों? चंद्र ग्रहण लगेगा। ये फिगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग कहीं पे लिख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। ई फॉर अर्थ, एम फॉर मून, एस फॉर सन। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको क्लास समझ में आया होगा। अगर क्लास को समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और
बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन पहले मिल पाए। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हम लोग को फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी कुछ कुछ नोटिफिकेशन दिया जाता है, जानकारी दिया जाता है यूपीएससी के बारे में। तो इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लीजिए। हम लोग मिलते हैं अपने अगले क्लास में दोस्तों, क्वेश्चन आंसर के साथ, और मैं डायग्राम बना करके लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बने रहें यूपीएससी सफर में। जय हिंद, धन्यवाद।